नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर पॉडकास्ट विद पूजा में। आज मैं आपको एक और नई और डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शारदेंदु बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। उम्मीद है इस कहानी में आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो हमारी आज की कहानी का नाम है रक्त खगोत। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम के समय हम कुछ लोग रोज़ के अभ्यास के चलते क्लब में आकर हाजिर हुए। बड़े भैया ने सिगरेट के अंतिम अंश का एक लंबा कश लिया और बचे अंश को एश-ट्रे में रख दिया। इसके बाद धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए हमारी ओर देखकर बोले, तुम लोगों ने भूतों की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या कभी भूत के मुंह से भूत की कहानी सुनी है? अमूल्य, जो अब तक एक कोने में बैठा हुआ एक सचित्र विलायती मैगजीन के पन्ने पलट रहा था, वह बोला, नाना, असंभव, कुछ ना कुछ तो बड़े भैया को बोलना ही है। बड़े भैया बोले, बाहर से देखने में ये असंभव लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो फिर भी कहता हूँ। अमूल्य ने झट से बोला, नहीं नहीं, आज हमारे साहित्य सभा का अधिवेशन है। अतुल, तुम्हारे साहित्य वस्तु तंत्र का प्रबंध, उसका क्या हुआ? ऋषि बोला, वो सब कल होगा। साहित्य वस्तु तंत्र से बड़ी चीज आ गई है। बड़े भैया, तुम्हारी कहानी शुरू करो। अमूल्य स्थिर होकर बोला, तो फिर आज बड़े भैया की कुछ झूठी बातें सुनकर ही शाम काटनी होगी। प्रशांत स्वर में बड़े भैया बोले, पहले पूरी कहानी सुननी चाहिए, उसके बाद ही उसकी सत्यता का विचार करना चाहिए। कहानी शुरू कर रहा हूँ फिर। पिछले साल अमूल्य के नासारंध्र से एक सशब्द निश्वास निकला। बड़े भैया बोले, पिछले साल मुझे प्लानचेट से भूत बुलाने का शौक चढ़ा था। शायद तुम लोगों को मालूम होगा, जो लोग जानते हैं उनके लिए भूत बुलाना बहुत ही सजग बात है। आवश्यक सामग्री के लिए बस एक तिरपाई टेबल चाहिए। अमूल्य बड़बड़ाते हुए बोला, ये लो, अफीम खा के फेंकना शुरू, अब तुम लपेटो। बड़े भैया उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए बोले, एक दिन मैंने एक तिरपाई टेबल का जुगाड़ किया और अपने घर की तीसरी मंजिल पर बैठ गया, साथ में मेरी पत्नी और पेचो। अमूल्य बोला, इस आयु से ही छोटे भाई का दिमाग खा रहे हो? पत्नी की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि जब से तुम्हारे साथ उस बेचारे का ब्याह हुआ है, उसका जो होना है हो गया। बड़े भैया बोले, पेंचों को लेने का कारण है कि 3 लोगों से कम में यह चक्र पूरा नहीं होता। इसके अतिरिक्त वह बालक है, तो इस कारण से अच्छा मीडियम है। वो टेबल के घेर कर तो तीनों बैठ गए। अब सोचने की बात यह थी कि बुलाया किसको जाए। भूत तो बहुत तेरे हैं। सृष्टि के आदि से अभी तक जितने लोगों का परलोक गमन हुआ है, वह तो सभी दावेदार हैं। तो अब किसको छोड़कर किसे बुलाया जाए? कुछ देर चुप रहकर बड़े भैया बोले, हमारे सुभाष को तो पहचानते होंगे, जूनियर वकील। उसके भगिनी पति सुरेश बाबू शीतकाल में हवा बदल करने आए थे और बेचारे निमोनिया से मारे गए। अमूल्य, तुम भी तो उनके देहांत दाह संस्कार में गए थे। अचानक वहीं सुरेश बाबू याद आ गए। तब हमने रोशनी को कम करके टेबल पर अपनी उंगलियों को रखा और सुरेश बाबू का ध्यान करने लगे। अधिक समय नहीं लगा भाई, 5-1 मिनट आंख मूंदने के बाद जब मैंने पेचों की ओर देखा, तो वह कैसा पत्थर की मूर्ति की तरह जड़वत हो गया है। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। क्या है रे, कहकर मैंने उसे झकझोरा। वह एक और झुक गया और मेरी पत्नी भी। बाप रे, मुझसे लिपट गई। ऋषि बोला, वस्तुतंत्र आ गया, अब असली कहानी शुरू हो। बड़े भैया बोले, यह घटना देखकर मुझे समझ में आ गया कि भूत का आविर्भाव घटित हो गया है। पेचों से मैंने अनेक प्रश्न किए, किंतु उसने जो उत्तर दिए उन्हें जोड़कर कोई अर्थ नहीं बन रहा था। बहुत ही मुश्किल था। तब मेरे दिमाग में एक बुद्धि आई। कागज़ पेंसिल लाकर मैंने पेंचों के हाथ में थमा दी।
पेचो उसे लेकर लिखने बैठ गया। वह क्या आश्चर्यजनक घटना थी, क्या बताऊं। पेचो की आंखें बंद थी, मुंह से राल निकल रही थी। वह पूरे मन से कागज पर कुछ लिखे जा रहा था। बड़े भैया ने अपनी पॉकेट से एक मुड़ा हुआ कागज निकालकर हमें दिखाते हुए कहा, ये देखो लिखावट, देखो कितनी साफ है। इसे देखकर कोई कह सकता है क्या कि ये पेचों का लिखा हुआ है। अमूल्य ने हाथ में लेकर उस कागज की जांच करते हुए कहा, पेचों ने लिखा है ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, किंतु तुमने लिखा है ऐसा संदेह तो कोई भी कर सकता है। बड़े भैया बोले, वो लेख पाकर मैं सुभाष के घर पर गया। वहाँ जाकर मैंने सुरेश की पुरानी चिट्ठी के साथ इसकी लिखावट मिलाकर अच्छी तरह से देखा। हूबहू वही लिखावट, तकनीक साफ, फर्क बिल्कुल नहीं। तुम लोग चाहो तो मिलाकर देख सकते हो। अमूल्य बोला, अवश्य देखेंगे। ऋषि बोला, वो सब रहने दो। अच्छा बड़े भैया, यह बताओ, तुम कहना चाहते हो कि इस कागज में सुरेश के लिखे हुए शब्द हैं? बड़े भैया बोले, यह सुरेश की मृत्यु का इतिहास है। यह पूरा सत्य है या मिथ्या, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके शुरू का भाग सच है। इसकी पुष्टि सुभाष ने स्वयं की थी। अब तुम असली कहानी सुनो। यह कहकर बड़े भैया ने वह कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। जो लोग मुंगेर शहर से परिचित हैं वह जानते होंगे कि उक्त शहर में पीपर पाती नाम का एक विधि पथ है। उसके पश्चिमी भाग में गंगा के मुसलमानों का किनारे एक अति प्राचीन कब्रिस्तान है। मुझे लगता है कि इस कब्रिस्तान की कब्रें लगभग 100 साल पुरानी हैं। स्थान अनादत है, कोई अधिक जतन नहीं करता है। कांटे, झाड़ी और जंगलों के बीच हड्डी पसलियों ने किसी प्रकार अपना अस्तित्व बचाए रखा है। इस कब्रिस्तान में एक और कोने में कोष्ठी पत्थर का एक कब्र है। इस कब्र के संबंध में शहर में अनेक भूतिया कहानी प्रचलित थी। ये अजीब सी अफवाहें सुनकर मैं कौतूहल हो गया था। मेरे साले साहब ने कहा था कि यह कब्र जीवित है। 50 साल पहले एक अंग्रेज साहब ने इस कब्र को लक्ष्य करके गोली मारी थी। गोली के आघात से पत्थर में घाव हो गया था और उसमें से रक्त की धारा निकली थी। वह रक्त का दाग अभी तक भी गायब नहीं हुआ है। कब्र के ऊपर अभी भी वह सूखा हुआ रक्त का दाग दिखाई देता है। और जिन नास्तिक साहब ने गोली मारी थी वह भी जीवित नहीं बचे। उसी रात भयंकर रूप से उनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार शीतकाल की संध्या में साले साहब को लेकर मैं वह कब्र देखने गया। साले साहब मेरे ही समवयस्क हैं। साले साहब का भूत प्रेत में भी काफ़ी विश्वास है। काफ़ी दिन हुए थे जब मैं हवा बदल करने के लिए साले साहब के घर आया हुआ था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही थी। कब्रिस्तान के पास जाकर मैंने देखा वह जगह झाड़ियों से ढकी हुई होने के कारण दुर्भेद हो गई थी। बहुत सावधानी से, बहुत यत्नपूर्वक कांटों से हाथ पैर और कपड़े बचाते हुए जैसे तैसे हम कब्र के पास आकर खड़े हुए। काले पत्थर की बनी वह कब्र पहली नज़र में तो भूतिया जैसा कुछ नहीं लगा। अचानक हम कब्र के एकदम पास पहुंच गए। तब उस काले पत्थर के ऊपर सोते और अधिक काला जंतु शायद हमारी पदध्वनि सुनकर जागकर एक बार अपनी दोनों तीखी आंखों से हमें घूरने लगा। फिर कब्र के पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। हमने देखा कि एक कुत्ता था। रंग कोयले जैसा काला था। शरीर जितना लंबा था उतना ऊंचा नहीं था। उसके पांव टेढ़े मेढ़े और अत्यंत छोटे थे। सबसे भयानक उसकी 2 आंखें थीं, पीले रंग की, थोड़ी लालिमा लिए हुए, लेकिन उसकी आंखों में पुतली नहीं थी। पलक झपकता था तो ऐसा लगता था जैसे रात में खगोत यानी जुगनू चमक रहा हो। साले साहब बोले, लोग कहते हैं कि उस कुत्ते ने ही साहब को मारा था। मैंने कहा, 50 वर्ष पहले, किंतु यह कुत्ता तो इतना पुराना नहीं मालूम होता है। हम लोग कब्र के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। हमने देखा
कि जहाँ वह काले रंग का कुत्ता सोया हुआ था, कब्र के पत्थर पर उस जगह चोट का निशान है और वहाँ लाल रंग का एक सूखा पदार्थ भी लगा हुआ था। अचानक देखने पर रक्त समझने की भूल होती है, जैसे वह कुत्ता उस घाव के निशान पर और उस सूखे हुए रक्त की पहरेदारी करता हो। साले साहब ने पूछा, देखकर क्या समझ में आ रहा है? मैंने कहा, हाँ, आश्चर्य की बात तो है। मुझे लगता है कि किसी बहुत गर्म धातु से इस पत्थर पर आघात किया गया है, जिससे ऐसा हुआ है। मेरा मंतव्य सुनकर मेरे साले साहब कुछ हंसे और बोले, हाँ, होगा। मेरी इस बात को उन्होंने मन से नहीं माना था, यह उनके हाव भाव से ही पता चल रहा था। किसी एक तर्काधीन विषय पर चर्चा करने के समय जब कोई व्यक्ति व्यंग भरी हंसी हंसते हुए ऐसा भाव प्रदर्शित करे जैसे प्रतिपक्ष के व्यक्ति के साथ तर्क करना ही बचपना है, तब प्रतिपक्ष के मन में क्रोध होना स्वाभाविक ही है। मुझे भी क्रोध आया, किंतु जो व्यक्ति तर्क करने के लिए असम्मत हो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समझाने के अतिरिक्त और क्या ही उपाय है। इसीलिए मैंने कहा, अच्छा, एक काम किया जाए। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, इस पत्थर को ही तोड़कर देखता हूँ। देखा जाए कि इसमें से रक्त की धारा निकलती है कि नहीं। प्रत्यक्ष से अच्छा तो प्रमाण तो कोई नहीं है। पास में ही एक शिलाखंड पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया और कब्र पर मारने को उद्यत हुआ कि अचानक इसी समय वह काला कुत्ता कहीं से बाहर निकल आया और विकट स्वर में चित्कार करने लगा एवं अपने दांत दिखाते हुए अत्यंत हिंसक रूप से मुझे धमकाने लगा। साले साहब मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए बोले, चलो यहाँ से, जल्दी से चलो। तुम्हारी पागलपंती के चक्कर में उस कुत्ते के आकस्मिक आविर्भाव से मेरे साले साहब जितना अभिभूत हो गए थे, वास्तव में मैं उतना नहीं हुआ था। किंतु एक हिंसक कुत्ते से अधिक छेड़खानी करना उचित नहीं होगा। अतः कब्र की परीक्षा का काम स्थगित करके हम दोनों घर वापस आ गए। हमारे बीच भयंकर तर्क वितर्क शुरू हो गया। कुत्तों के जीवन काल और उनकी अधिकतम आयु को लेकर वैज्ञानिक तर्कों द्वारा शनित मेरे बाण साले साहब के अंधविश्वास की दीवार पर प्रहार करने लगे। घर वापस आते ही मेरी सलहज और जिनके कारण साले साहब से मेरा संपर्क है, अर्थात मेरी पत्नी, उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया। दोनों ही नवीन एवं विदुषी थी। दोनों ने आकर मेरे पक्ष में सहयोग किया। साले साहब एकदम अकेले पड़ गए और इस युद्ध में शत विशक्त हो गए। जो तर्क में हारने लगता है उसकी जिद बढ़ जाती है तर्कों की तरफ, फिर भी उसकी नज़र नहीं जाती। साले साहब अंत में चिढ़कर बोले, नहीं मानना चाहते मत मानो, लेकिन गहरी रात के समय वहाँ पर अकेला जा सके ऐसा तो कोई भी नहीं देखा। सलहज उद्दीपक दृष्टि से देखते हुए उत्साह होकर बोली, अच्छा, कोई यदि जाने का साहस करे तब तो मानेंगे ना कि यह भूत केवल तुम्हारे सर पर ही सवार है, बाकी कहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। साले साहब गंभीर का अविलंब करते हुए बोले, पहली बात तो ये है कि रात के समय में अकेले वहां जाने का साहस किसी के मन में नहीं है, और यदि कोई साहस करके जाए तो वह सुरक्षित वापस आ जाएगा, इसकी संभावना भी मुझे नहीं दिखती। मैंने कहा, सभी का साहस एवं संभावनाएं समान नहीं है। मैं जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। साले साहब अति विषम्य के कारण कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम वहाँ अकेले जाने के लिए तैयार हो, वह भी रात के 12 बजे? इसके बाद साले साहब के मुंह से कोई बात नहीं निकली। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, इस देश में मैं बहुत दिनों तक नहीं रहा हूँ, शायद इसीलिए मेरे भीतर वह साहस है। तो फिर आज की रात ही ठीक है।
आज अमावस्या है। शास्त्र के अनुसार अमावस्या की रात्रि में दुनिया भर के भूत प्रेत दैत्य दानव धरती पर उतरकर सभी विदिशाओं में नाचते फिरते हैं। इसीलिए यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। साले साहब भयभीत स्वर में बोले, पागलपन मत करो सुरेश, तुम इन सब जगहों को नहीं जानते हो। बहुत ही खराब जगह है। इसके विषय में तुम्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। इसके बदले मैं बहुत तीव्र हंसी के साथ सलहज के प्रत्युत्तर में कहा, डरना मत सुरेश बाबू, आपके लिए एक बहुत अच्छा प्राइस तय करके रखा है। आप बिजी होकर आएंगे तो इस घर की कोई एक महिला आपके ललाट पर लाल टीका लगाएगी। भूजय वीर का ये होगा राज तिलक। मैंने उत्साह प्रदर्शित करते हुए कहा। लोभ क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। वह महिला कौन है? वह हंसते हुए बोली, उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। यह कहकर उन्होंने मेरी पत्नी की ओर कटाक्ष किया। मैंने एक निश्वास छोड़कर कहा, वैसे ये पुरस्कार मेरे लिए दुर्लभ तो नहीं है। फिर भी पत्नी ने डांटते हुए कहा, क्या कह रहे हो भैया, हैं पास में। लेकिन फिर भी पुरस्कार तो पुरस्कार ही है। तो फिर सब कुछ तय रहा। आज रात को ही वहाँ जाऊँगा, किंतु सच में एक कब्र के पास तक गया हूँ। इधर उधर घूम कर वापस नहीं आ गया हूँ। इस बात पर आप लोगों को विश्वास होगा भी या नहीं? सलहज अत्यंत दूरदर्शनी है, उन्होंने कहा। हम लोग तो आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन असल में जिसको विश्वास करना है वह शायद आपकी बात पर विश्वास ना करे। अतः आपको एक काम करना होगा, कब्र के ऊपर खड़िया से अपना नाम लिख कर आना होगा। तथास्तु कहकर मैंने पत्नी की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारे भाई साहब के प्रेत तत्व के ऊपर वज्रघात करके आया जाए, क्या कहती हो? अल्प दुविधा युक्त हंसी के अतिरिक्त मेरी गृहिणी और कोई उत्तर ना दे सके। साले साहब बोले, मजाक छोड़ो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैंने साले साहब की बात नहीं सुनी। कुछ मामलों में आगे बढ़ना जितना कठिन होता है, उससे भी अधिक कठिन पीछे हटना होता है। रात 11 बजे के करीब गर्म कंबल से अपने आप को अच्छे से ढककर एक मोटा सा सिगार जलाकर मैं बाहर निकला। इतनी देर बाद मेरी पत्नी के मुख से बोल फूटे, नहीं नहीं, रहने दो, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हंसते हंसते बोला, पागल, दोनों भाई बहन एक ही मिट्टी के बने हो लगता है। साले साहब थोड़े से दुखी होकर बोले, तुम इस तरह के सनकी हो यह पता होता तो कौन सा साला तर्क करता। ऐसा भयंकर अंधकार शायद मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। एक गुरुभार पदार्थ की भांति अंधकार जैसे चारों ओर जमकर बैठा था। अंधकार में रास्ता तय करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही क्षण इस अंधकार में ठोकर लगकर मैं गिर पड़ूंगा। सिगार का लंबा कश लेकर मैं अपने भीतर साहस और प्रफुल्लता का संचय करने लगा। मेरी समसद इंद्रियां अपने आप इतनी अधिक सक्रिय हो गई थी कि अपनी पदध्वनि सुनकर भी मैं चौंक गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई चुपचाप मेरे पीछे चलता आ रहा है और बिल्कुल मेरे निकट आकर खड़ा हो गया है। किंतु फिर भी अकारण भयभीत होने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ। मन ही मन मैं अच्छे से समझ गया था कि यह अंधकार, यह निर्जनता, यह स्तब्धता सब मिलकर मेरे आंतरिक साहस को एक दुष्छेद जाल में फांसने की चेष्टा कर रहे हैं। एक अलौकिक माया जैसे मेरी चेतना को आच्छादन करने की चेष्टा कर रही है। एक मकड़ी जैसे अपने शिकार को धीरे धीरे अपने महीन तंतु की सहस्त्र परतों में झककर जीर्ण कर देती है, ऐसे ही यह शक्ति मेरे मनोबल को धीरे धीरे अभिभूत करने की चेष्टा कर रही है। धीरे धीरे पीपर पाती रास्ते के पूर्वी प्रांत की ओर गया। इसके दूसरी ओर वही कब्रिस्तान है। रास्ते के दोनों ओर बहुत ही घने और ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, जिनकी शाखा
प्रशाखाओं ने अंधकार को और गहन कर दिया। अच्छा, गर्दन के पास मैंने ठंडी निश्वास जैसा एक स्पर्श पाया। शरीर के समस्त रोम सख्त होकर खड़े हो गए। अगले ही क्षण एक बहुत छोटी सी वस्तु कंधे पर से खड़खड़ की आवाज़ करते हुए भूमि पर गिर गई। अगले ही क्षण मैं समझ गया कि भयभीत होने जैसा कुछ भी नहीं है। सर के ऊपर जिन बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं फैली हैं, उन्हीं में से किसी एक का पत्ता झड़ा है। एक निश्वास छोड़कर मैं आगे बढ़ने लगा। लंबे लंबे कश लेने के कारण सिगार प्रायः समाप्त हो चला था। अन्य समय होता तो फेंक देता, किंतु आज उसे किसी भी तरह नहीं छोड़ पाया। उसके अग्निदीप्त प्रांत में जैसे प्राणों का संचार था। इस निर्जन अंधकार में जब मेरे प्राण एक संगी के लिए व्याकुल हो गए थे, तब यह अग्निशिखा ही जीवंत संगी की तरह मन में विश्वास का संचय कर रही थी। उसको फेंक देने से बहुत सा साहस चला जाएगा, यह मैं अच्छे से समझ पा रहा था, किंतु जब उसके कारण उंगली जलने लगी तब मुझे उसे फेंकना ही पड़ा। एक बार एक लंबा कश लेकर मैंने उसे अपने से कुछ दूरी पर फेंक दिया। फेंकने के बाद ऐसा लगा जैसे जिन दो उंगलियों के बीच मैंने सिगार को पकड़ा हुआ था, उनके बीच कोई छिद्र पाकर उसमें से ठंडी हवा जैसे शरीर के भीतर घुस गई। मेरी नज़र सिगार के फेंके हुए टुकड़े पर थी। यह भूमि पर पड़ते ही उसमें से अग्नि छिटक पड़ी। उसके बाद एक आश्चर्यजनक बात हुई। छिटकी हुई आग के मध्य पथ में दो आकृति एक साथ हिलने लगी। भूमि से लगभग एक हाथ ऊपर रहकर ये दो अग्निगोलक एक जोड़ा लाल जुगनू की तरह एक साथ चलने लगे और बीच बीच में टिमटिमाने लगे। मेरा माथा गर्म हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मन में यह धारणा हुई कि यह टिमटिमाने वाली दो लाल रोशनी और कुछ नहीं बल्कि दो लाल आंखें हैं जो मेरी ही ओर देख रही हैं, एवं इन दो आंखों के पीछे वही काले रंग के कुत्ते का गहरा काला रंग है जो गहरे अंधकार के साथ मिश्रित हो गया है। यह मैं स्पष्ट अनुभव किया। चलते चलते मैं कब रुक गया मैंने ध्यान ही नहीं किया। वह नज़ारे भी एक जगह ठहर गए थे। वह मेरी ओर अपलक देखती रही। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे बहुत देर के बाद उन आँखों की पलकें झपकी हों। फिर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। उस समय जैसे मेरे शरीर पर कोई अधिकार ही नहीं था। स्वप्न में जैसे विभीषिका के सम्मुख आने पर भागने की क्षमता लुप्त हो जाती है, मैं भी नितांत निरुपाय भाव से उन दो आंखों के बीच चलने लगा। मेरी स्वाधीन इच्छा उस समय जड़ता को प्राप्त हो गई थी। कब तक ये अग्निचक्षु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते रहे, मेरी कोई धारणा नहीं। एक बार चेतना के अंतरतम प्रदेश में यह क्षीण अनुभूति की छाया पड़ी थी कि मैं एक राजपथ पर नहीं चल रहा हूँ, किंतु एक बार ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं किसी पेड़ की जड़ से टकरा कर नीचे गिर गया हूँ, किंतु यह सब मेरी इंद्रिय उपलब्धि के बाहर था। अचानक मैंने एक बड़ी ठोकर खाई। यह मुझे अच्छे से याद है। ठोकर लग के नीचे गिरने के बाद मैंने लुढ़कना शुरू किया। मैं कहाँ जा रहा था इसकी कोई धारणा नहीं थी। अंधकार में देखना भी संभव नहीं था, किंतु यह पतन अनंत काल तक चलेगा एवं इस पतन का लक्ष्य भी एक अतल स्पर्श स्थान में छिपा हुआ है। यह मेरे मन में बैठ गया था। फिर भी वह पतन कितना भयंकर था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ऊंची सीढ़ियों पर से एक पेड़ से दूसरी पेड़ को लुढ़कते हुए गिर रहा था। अब प्रत्येक बार नीचे की पेड़ पर गिरने पर शरीर की हड्डियां जैसे एक एक करके टूट रही थी। इस अवरोहण के अंतिम पैड़ी पर मैं पहुंच गया था। तब मुझे विशेष होश ना था, किंतु एक यंत्रणा का पथ में मैं तय करके आ चुका था। यह मैंने समस्त शरीर से ही अनुभव कर लिया था। बहुत देर बाद मैंने आंखें खोली। वह दोनों लाल आंखें बिल्कुल मेरे सम्मुख आकर झुककर कुछ निरीक्षण कर रही थी।
मेरे शरीर का रक्त तो पहले ही पानी हो गया था, लेकिन अब की बार वह जमकर बिल्कुल बर्फ हो गया। एक असहस्त्र ठंडा सिरम समस्त शरीर को जैसे हिला कर चला गया। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। सूर्योदय से कुछ क्षण पूर्व मुझे होश आया। कल की रात स्वाभाविक रूप से नहीं कटी। इसी चिंता से के साथ मैंने आंखें खोली। घास के ऊपर लेटा हुआ हूँ, यह देखकर मैं तुरंत वहाँ से उठ गया। ओह, शरीर में कितनी भयंकर पीड़ा थी। फिर से लेट गया। तब क्रमशः याद आ गया। गर्दन ना हिलाते हुए जितनी दूर देखा गया, उसे देखकर समझ में आ गया कि पीपर पाती के रास्ते में किले की जो सूखी खाई है, उसी की तलहटी में मैं बबूल के झाड़ के नीचे पड़ा हुआ हूँ। सूर्योदय हुआ। यहाँ पर यदि मैं सारा दिन भी पड़ा रहूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, यह निश्चित है। शरीर में तो हिलने की भी शक्ति नहीं थी। बहुत हिम्मत करके मैं एक झटके से उठा तो मेरे सर से लेकर पांव तक सारे रोंगटे खड़े हो गए। किंतु किसी तरह तो घर पहुंचना ही होगा। किसी तरह अपने मृत प्राय शरीर को खींचकर मैं घर पहुंचा। यह समझने की क्षमता मुझ में नहीं है। घर पहुंचते ही सभी लोग चारों ओर से दौड़ आए। उनके उत्कंठित प्रश्नों से मेरी क्षीण चेतना फिर से लुप्त होने लगी। साले साहब ने सभी को एक ओर हटने को कहकर मुझे इजी चेयर पर बैठाया और कहा, कल सारी रात तुम कहाँ थे? हम लोग तुम्हारे लिए। मैंने उत्तर देना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। साले साहब की किसी बात का उत्तर मैं नहीं दे पाया। साले साहब ने मुझे दूध और ब्रांडी पिलाई और फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए। डॉक्टर साहब जब आए तब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। भयानक कपकपी के साथ मुझे ज्वर आ रहा था। मेरी स्त्री और साला उदास मुख लेकर मेरे सिरहाने बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब ने परीक्षा करके कहा, दोनों लंग्स ही अफेक्टेड हैं, निमोनिया है। इसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है और शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा नहीं है। मेरे पीछे से कोई पूछ रहा था, क्यों, अब कैसा लग रहा है? पीछे मुड़कर देखा तो विनोद खड़ा था, मेरे बचपन का स्कूल मित्र। बहुत दिनों बाद अपने बचपन के मित्र को देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत समय से ऐसा लग रहा था जैसे सीने पर कोई बोझ रखा हो, और अब ऐसा लग रहा है जैसे वह बोझ उतर गया हो। विनोद हल्के से हंसता हुआ बोला, शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है भाई। मुझे भी जब कॉलेरा हुआ था तो अचानक मुझे याद आया, अरे हाँ, विनोद तो आज से 10 साल पहले ही कॉलेरा की बीमारी से मारा गया था। मैंने स्वयं अपने हाथ से उसका दाह किया था, तो फिर वह यहाँ कैसे आया? महाविषय के साथ मैंने प्रश्न किया, विनोद, तुम जीवित नहीं हो? तुम तो कई साल पहले मारे गए हो। विनोद ने पास आकर मेरे दोनों हाथ पकड़े। कुछ क्षणों तक मेरे मुख की ओर देखकर वह धीरे धीरे बोला, तुम भी तो जीवित नहीं हो मेरे मित्र।